So let's start today's class of verb. Okay, verb. Verb means क्रिया. देखिए, कभी भी इंग्लिश, if you want to improve your English, then you should learn verb very carefully. ठीक है, यदि आप वर्ब को काफी अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो आप समझिए 80% अंग्रेजी आपकी लगभग 70-80% कंप्लीट हो गई. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वर्ब इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी चैप्टर होता है. अगर आप इसको नहीं जानते हैं सही से, तो समझिए कि अंग्रेजी आपकी कभी इंप्रूव नहीं होगी. ठीक है, तो आज की क्लास में तुम लोग बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करना. आज वर्ब शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाट इज वर्ब. ठीक है, तो आपने देखा कि वर्ब को अगर हिंदी में कहा जाए तो वर्ब होती है क्रिया. माने किसी भी कार्य को, जो भी काम हो रहे हैं, उन सभी काम को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं. तो इसे ऐसे कह सकते हैं, ए वर्ड दैट expresses an act or occurrence is called verb. A word that expresses an act or occurrence is called verb. माने एक ऐसा शब्द जो एक्सप्रेस करता हो किसी एक्शन को या किसी इवेंट को. ठीक है, इवेंट, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. ओके, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ए वर्ड that denotes an action. A word that denotes an action is called verb. एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया को, किसी एक्शन को प्रदर्शित करे. जिस शब्द से समझ आए कि कोई काम हो रहा है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. मीन्स क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने या न होने का पता लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. बात समझ आई? ठीक है. मीन्स वर्ब को आप ऐसे समझ लो कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. ठीक है, ये वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड है. ऐसा शब्द जिससे समझ आया कि कोई काम हो रहा है. तो आप कभी भी वर्ब के डिफिनीशन में इन तीनों को इंक्लूड करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं वर्ब. ठीक है, अब जब बात आती है कि वर्ब समझ जाते हैं क्या है, तो वर्ब फिर कैटेगराइज, क्लासिफाई किया गया है कई तरीके से. कई प्रकार के वर्ब होते हैं. कुछ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि वर्ब क्यों ऐसा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना टफ है. ठीक है, हम धीरे धीरे आज समझते हैं. ये नोट हो गया? सबने नोट कर लिया? आगे देखते हैं. We can categorize verb in two categories. इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. दो क्लासिफिकेशन. नंबर 1, some verbs are called modals. Some verbs are modals and some are main verbs. ठीक, some verbs are modal and some are main verbs. वर्ब के दो क्लासिफिकेशन है. नंबर 1 मॉडल और नंबर 2 मेन वर्ब. मॉडल क्या होते हैं? मॉडल, दे डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब. ये कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं यूज होते.
मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे। पर यहाँ पे रखिए आप हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कैटेगराइजेशन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लीजिए। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब फर्दर कैटेगराइज इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मॉडल्स एंड सेकेंड इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे मीन्स वर्ब को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप HV लिख सकते हैं, मेन वर्ब को MV लिख सकते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब फर्दर क्लासिफाई होता है मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल्स डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब acts as both main verb and हेल्पिंग वर्ब। ठीक, समझ आया? मैंने क्या समझा आपने कि वर्ब को हम कैटेगराइज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरीके से, फिर हेल्पिंग वर्ब को फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। फर्स्ट वन इज मॉडल एंड सेकंड इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल्स डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, मतलब मॉडल कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये दोनों की तरह काम करते हैं, कभी मेन वर्ब की तरह और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। बात समझ आई? अगर इनका एग्जाम्पल देखना है तो मॉडल के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपकी कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ठीक है। इस तरीके से तमाम इसके एग्जाम्पल है, मस्ट, etc. These are the example of models. They do not act as main verb. And primary auxiliary verb are be, do, and have. Be, do, and have. Be means is, am, are, was, were. These are be. हम अभी जैसे ही कैटेगराइज पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जब डिटेल में जाएंगे, पहले मॉडल शुरू किया जाएगा, एक एक मॉडल डिस्कस करेंगे, इनका यूज क्या है, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। इसके बाद हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सीखेंगे, तब हम इन सब का अलग अलग डिटेल में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे यूज होता है, ठीक है। डू का मतलब डज, डिड, did, ओके। एंड हैव का मतलब हैड, हैड एंड हैड। इस तरीके से ये आपका वर्ब है। वर्ब को क्लासिफाई किया जा सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके से क्लासिफाई करेगा, मॉडल एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल कभी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे। ये सारे मॉडल हैं, और भी मॉडल हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, आप सीखेंगे धीरे धीरे इनका यूज क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये दोनों तरीके से काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू और हैव है, इनका कैसे यूज होता है, कहाँ होता है, हम जब यहाँ पे आएंगे तो इसको सीखेंगे डिटेल में, फिर इनका यूज टेंस में सीखेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब कौन से हैं भाई? मेन वर्ब बहुत सारे मेन वर्ब हैं, क्या आप देखो, गो, बाय, स्पीक, etc. बहुत सारे मेन वर्ब हैं। तो मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ओके, आईएनजी फॉर्म। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि मेन वर्ब, तो सारा लिस्ट बनवाया जाएगा आपको कि किस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कैसे क्या है, ये सब आप लोग सीखेंगे।
ठीक है। मेन वर्ब आर दैट वर्ब which expresses an event or occurrence in action, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको आगे आगे समझते हैं। थोड़ा सा इसमें एक बात और देखनी है। कुछ मॉडल्स हैं, जैसे 3 है, जैसे नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, these are known as marginal auxiliary verb. Need, dare and used to known as marginal auxiliary verb. Marginal auxiliary verb means इनमें need and dare, आपने अभी सीखा कि कोई भी मॉडल मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन नीड एंड डेयर ऐसे मॉडल हैं जो मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। समझ गया। और ये जो यूज टू है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ओके, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो इस इरेज कर सकते हैं इसे। अब नीड, डेयर एंड यूज टू को समझ लेते हैं। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, 3 are marginal auxiliary. These models, need and dare, can be used as main verb. Need and dare को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, and use to use as and adjective, ये विशेषण की तरह यूज होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, I am used to sleeping late at GST. I am used to sleeping late at night, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो ये जो यूज टू है, यूज टू यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक। एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ऐसे समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यू need not come tomorrow. यहाँ पे need हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। I need you, यहाँ पे need मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि जो नीड है और डेयर है ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है, और यूज टू हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एक डेयर का एग्जांपल हम देते हैं, इसको देखिए। डेयर, सी dare not to come home late, ठीक। यहाँ पे डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, ओके। इस तरीके से आप इस बात को समझिए। आपको क्या समझ आया कि वर्ब को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे।
एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब आगे दो तरीके से क्लासिफिकेशन इसका होगा, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। मॉडल क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। लेकिन ये तीन मॉडल ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपने सीखा बी, डू और है, इस तरीके से चीजें सीखी। और मेन वर्ब तो आप सीखेंगे ही और जानते भी हैं मेन वर्ब क्या होता है। फिर आपने वर्ब का डेफिनेशन सीखा। ओके, तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके मॉडल को डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो मॉडल सारे के सारे कितने, लिस्ट बनाया गया है, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मॉडल है आपका कैन एंड शुड। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसे अगली क्लास में आप लोग सीखेंगे। तो अगली क्लास में जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं इनको पढ़ के सीख के आइएगा, इसके बारे में पढ़ के आइएगा, इसका एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाया जाएगा। धन्यवाद।